नमस्कार बच्चों। देखो, आपको बच्चों सीडी से संबंधित बातें समझा रहा था मैं, और तभी अपनी क्लास का टाइम समाप्त हो गया था। केवल इतना ही बता पाया था कि सीडी के बाद साधारणतः देन का प्रयोग होता है। ऐसा बताया था मैंने कि सीडी के बाद में साधारणतः जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बाद में बच्चों साधारणतः आप जानते हो हमेशा देन का प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी आपको पता है कि देन के बदले टू का प्रयोग भी होता है। बताया था आपको ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, ट्रिक बताई थी आपको मैंने, PAISE पैसे, और बताया था कि प्रेफर प्रेफरेबल प्रायर, और बताया था कि अंटेरियर पोस्टेरियर, और बताया था कि इन्फीरियर सुपेरियर, और बताया था कि सीनियर जूनियर, और बताया था कि एल्डर। तो दीज आर सम पर्टिकुलर वर्ड्स। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है और जिनके पहले मोर का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। तो बच्चों पहली बात तो हमने क्या बताई कि जैसे मान लो ये खालिस्तान दे दिया आपको, ये खालिस्तान दे दिया और यहाँ दे दिया देन, तो बच्चों ये पक्का मान के चलो कि आपको यहाँ सीडी ही भरनी चाहिए। कभी कभी बच्चों ये होता है कि आपको दे दिया टॉलर, ये दे दिया टॉलर, क्या ये सीडी है? और बच्चों इसके ठीक बाद दे दिया आपको खालिस्तान। तो आप जानते हैं अगर ये सीडी है बच्चों तो यहाँ आपको देन ही भरना चाहिए, और देन नहीं भरो तो टू भर दो। लेकिन टू कब भरोगे? केवल तब भरोगे जब क्या होगा, ये जो शब्द मैंने अभी भी बोले थे, एल्डर है ना, एल्डर, सीनियर, जूनियर, ये शब्द अगर आते हैं, ये दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, ये जो पर्टिकुलर शब्द हैं, अगर इनका प्रयोग हुआ तो टू भरना चाहिए, वरना तो साधारणतः क्या होगा बच्चों, ए कंपेरेटिव डिग्री शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाई देन। एक कंपेरेटिव डिग्री के बाद में साधारणतः आपको सदैव देन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर कंपेरेटिव डिग्री के स्थान पर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे सीनियर जूनियर वगैरह, तो वहां बच्चों आपको देन का प्रयोग नहीं करके टू का प्रयोग करना चाहिए। दो बातें। और देखो अहम बात क्या है बच्चों, ये भी समझो आप। कभी कभी क्या होता है, आपको एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा जहां बच्चों आपको एक साथ सीनियर भी दिया जाएगा, सीनियर भी, और आपको साथ में ओल्डर भी दिया जाएगा। बात को समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। देखो सेंटेंस के माध्यम से बात क्लियर होगी। The principal of my school. The principal of my school is senior and older than me. देखो बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज सीनियर एंड ओल्डर देन मी। पूरा पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कहीं कोई छूटा हुआ नहीं है, सब दिख रहा है आपको। तो द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज सीनियर एंड ओल्डर देन मी, ये सेंटेंस बच्चों अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में करेक्शन कहाँ करोगे आप, तो बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेरे स्कूल के प्रिंसिपल और मेरे बीच में तुलना हो रही है, तथा हमने बताया है कि वो सीनियर भी है हमसे सेवा की दृष्टि से, और वह ओल्डर भी है हमसे उम्र की दृष्टि से। तो बच्चों आप ये समझें कि आपको पहली बात तो यह समझना चाहिए बच्चों, सीडी दो प्रकार की होती है। देखो बच्चों, सीडी दो प्रकार की होती है। एक वह बच्चों जो अपने बाद देन लेती है, और एक वह जो अपने बाद टू लेती है। लेकिन बच्चों किसी सेंटेंस में क्या होता है कि आपको दोनों प्रकार के शब्दों को एंड या किसी अन्य कंजंक्शन से संयुक्त करके या जोड़ करके एक साथ दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? तब बता देखो बच्चों, समस्या देखना आप। एक गणित का नियम है 2 + 3, और यहां लिख दिया आपने 4। तो बच्चों आप समझते हैं ना कि ये 4 इसके साथ भी माना जाएगा, 2 × 4, सही है। और बच्चों ये 4 इसके साथ भी माना जाएगा, मेरा मतलब है कि 3 × 4। समझ रहे? मैं समझाना चाहता हूं कि बच्चों जब आप यूं लिखते हैं सीनियर एंड ओल्डर देन, अगर बच्चों आपने ये लिखा तो आप जानते हैं एंड से आपने दो को जोड़ा, ये एडजेक्टिव, और ये भी बच्चों एक एडजेक्टिव। क्लियर है? तो आपने क्या किया, एंड से दोनों को जोड़ा, तो बच्चों आप जानते हैं ओल्डर देन माना जाएगा और बच्चों सीनियर देन माना जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूं कि बच्चों अगर आपने देन का प्रयोग बाहर किया है तो ये जो देन है ये न केवल ओल्डर के साथ
अपितु सीनियर के साथ भी माना जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि सीनियर के साथ देन आ ही नहीं सकता। सीनियर के साथ तो बच्चों टू आता है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये देन बिल्कुल सही होता, ये देन अगर बिल्कुल सही होता बच्चों, अगर यहां पर मैंने टॉलर शब्द का प्रयोग किया होता तो, क्योंकि आप जानते हो टॉलर के बाद भी देन आता है, ऑर्डर के बाद में भी देन आता है। अगर दोनों के साथ देन का प्रयोग कॉमन है तब तो आप कॉमन के रूप में देन को बाहर निकाल सकते हैं और तब तो देन बिल्कुल सही माना जाएगा। पर समस्या यहां दूसरी आ रही है, यहां ये समस्या आ रही है कि ऑर्डर कैन बी फॉलोड बाय देन बट सीनियर कांट बी। मेरा मतलब यह है कि ऑर्डर के बाद तो देन का प्रयोग हो सकता है परंतु सीनियर के बाद नहीं हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू करेक्ट द सेंटेंस, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द सेंटेंस, वाक्य को संशोधित रूप देने के लिए, वाक्य को शुद्ध रूप देने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू मेंशन बोथ द प्रीपोजिशंस सेपरेटली। आपको दोनों प्रीपोजिशंस को अलग अलग मेंशन करना चाहिए, दोनों प्रीपोजिशंस का आपको अलग अलग उल्लेख करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप बच्चों यहां पर टू लगाएंगे, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा परंतु शुद्ध यही है। द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज सीनियर एंड ओल्डर देन मी, यानी मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मुझसे सीनियर भी है और मुझसे उम्र की दृष्टि से बड़े भी हैं। अब देखो बच्चों, ये सेंटेंस आपको प्रथम दृष्टया शुद्ध लग रहा होगा परंतु इस वाक्य में गलती और है। यहां पर तुलना प्रिंसिपल से की जा रही है, सब्जेक्ट से की जा रही है, इसलिए मी को काट के बच्चों आई करना पड़ेगा। समझ गए? देन के बाद में आने वाला पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने तुलना किससे की है। अगर आपने तुलना ऑब्जेक्ट से की है तो पक्का सही है, ऑब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन बच्चों अगर आपने तुलना सब्जेक्ट से की है तब क्या आएगा? तब बच्चों क्या, तब जो देन के बाद आने वाला पर्सनल प्रोनाउन है वो अपने नॉमिनेटिव केस में आएगा। मेरा मतलब है कि वह अपने कर्ता कारक में आएगा। आप और सरल शब्दों में सुन सकते हैं कि वह अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। कौन सी फॉर्म में आएगा? वह अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ओके बच्चों, तो एक सेंटेंस तो बच्चों मैंने आपको दिया है और आपने इसको शुद्ध आपके समझ में भी आ गया होगा। एक सेंटेंस और दूंगा आपको जिसे आपको स्वयं करना है। देखो, दिस वॉच इज सुपेरियर and more expensive than that। देखो बच्चों, ये घड़ी उस घड़ी से, ये घड़ी उस घड़ी से क्या है बच्चों? ये घड़ी उस घड़ी से सुपेरियर, सुपेरियर का मतलब यह घड़ी उस घड़ी से श्रेष्ठ है तथा उससे अधिक महंगी है। यह घड़ी उस घड़ी से श्रेष्ठ है तथा उससे अधिक महंगी है। यहां बच्चों आपने मोर एक्सपेंसिव के बाद देन लगाया जो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने एंड से जोड़ा तो देन तो बच्चों सुपीरियर के साथ भी माना जाएगा और आप जानते हैं सुपीरियर के साथ देन नहीं आ सकता। इसलिए यहां पर आपको टू का प्रयोग अलग से करना पड़ेगा और आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध बन चुका है। और आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध बन चुका है। नियम क्या बना बच्चों? देखो आप, नियम बच्चों यह है, अगर दोनों प्रकार की कंपैरेटिव डिग्रीज को एंड या किसी अन्य कंजंक्शन से जोड़कर साथ साथ प्रयोग किया गया है। समझो मेरी बात को। देखो क्या है, लिखो बच्चों, अगर दोनों प्रकार की सीडीज का मतलब कंपेरेटिव डिग्रीज, अगर दोनों प्रकार की सीडीज का एंड या किसी, अगर दोनों प्रकार की कंपेरेटिव डिग्रीज का एंड या किसी अन्य कंजंक्शन से, एंड या किसी अन्य कंजंक्शन से जुड़कर एक साथ प्रयोग हुआ है
एक साथ प्रयोग हुआ है तो टू तथा देन को अलग अलग मेंशन करना जरूरी होता है, जरूरी होता है। ओके, उतार लो बच्चों, ये नियम है। अगर दोनों प्रकार की सीडीज का एंड या किसी अन्य कंजंक्शन से जुड़कर एक साथ प्रयोग हुआ है तो टू तथा देन को अलग अलग मेंशन करना जरूरी होता है। तो टू तथा देन को अलग अलग मेंशन करना जरूरी होता है। इस तरीके से बच्चों ये नियम आपका क्लियर हो चुका है। आगे वाला नियम बताता हूं, इसी में देखो आप, देखना आप, लता इज द मोर पॉपुलर ऑफ द टू सिस्टर्स। लता इज द मोर पॉपुलर ऑफ द टू सिस्टर्स। लता इज द मोर पॉपुलर ऑफ द टू सिस्टर्स। यहां बच्चों आप एक चीज देखना कि यहां पर ये जो ऑफ द टू आ रहा है इसको अंडरलाइन करना, और ये सेंटेंस में आप अच्छे से समझ लो। अगर इसमें ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है बच्चों तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग भी होगा। लता इज द मोर पॉपुलर ऑफ द टू सिस्टर्स। आपने ये नहीं सुना होगा कि कंपेरेटिव डिग्री अपने पहले द लेती है, दो परिस्थितियों में लेती है। अगर कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग पैरेलल सेंस में हुआ तो जैसे द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाओगे। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से है, द मोर यू यूज द इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा आप बिजली का प्रयोग करेंगे, मुझे साइड में होना चाहिए, द मोर यू यूज द इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा आप बिजली का प्रयोग करेंगे, द मोर योर बिल विल बी, उतना ही ज्यादा तुम्हारे बिल भी आएगा। उसी तरीके से द हार्ट इज ए रेस्टलेस बर्ड, यह दिल एक बेचैन परिंदा है, द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, ये उतना ही ज्यादा मांगता है। ये दिल जो है ये संतुष्ट होने का नाम नहीं लेता है, और जितना ज्यादा इसको मिलता है ये उतना ही ज्यादा मांगता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर पैरेलल सेंस में जितना उतना के अर्थ में अगर आपने कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है तो जो कंपेरेटिव डिग्री है उसके दोनों पार्ट से पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी परिस्थिति बच्चों ये भी है, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग जरूर होगा। दूसरा सेंटेंस लिखो, मुकेश अंबानी is the richer of the two brothers. मुकेश अंबानी is the richer of the two brothers. तो देखो बच्चों दोनों भाइयों में ज्यादा धनवान कौन है? मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी कम है। तो आपको देखना चाहिए ऑफ द टू का प्रयोग हुआ तो बच्चों याद आएगा, याद आएगा। तीसरा सेंटेंस और बताता हूं, देखो बच्चों, दिस इज द सेफर, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, सेफर मानी अधिक सुरक्षित। दिस इज द सेफर ऑफ द टू रोड्स, ये जो दो सड़कें हैं इसमें से आप उस सड़क को मत चुनो क्योंकि वो जो सड़क है बच्चों वो ठीक नहीं है और ये वाली ज्यादा सेफ है, ये ज्यादा सेफर है। तो देखो बच्चों ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है तो उससे पहले बच्चों जो कंपेरेटिव डिग्री है उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। द रोड नॉट टेकन कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही तो कहता है कि दो सड़कें हैं, एक जो है सेफर है, मेरा मतलब है कि एक ज्यादा सुरक्षित है तथा दूसरी वाली कम सुरक्षित है। तो आपने क्या किया, जो अधिक सुरक्षित सड़क है उसको पकड़ लिया और चल पड़े। लेकिन आपको इस बात का मलाल आज हो रहा है कि अगर उस दिन हमने वो सड़क न चुनी होती जो अधिक सेफर थी और वह सड़क चुनी होती जो चलने की दृष्टि से कठिन थी, दुर्गम थी, अगर हमने उस सड़क को चुना होता तो आज जिंदगी में बात ही कुछ और होती। उस कविता का जो ध्येय है, उस कविता का जो मूल पाठ है, उसका जो मूल संदेश है वो यही है कि समय रहते अगर हमने सही ऑप्शन को चुना होता। कई बार क्या होता है बच्चों, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपको कई बार क्या होता है कि कोई रास्ता बड़ा आकर्षक दिखाई देता जरूर है परंतु वह मंजिल तक ले जाता है इस बात की गारंटी नहीं है। कई बार कोई रास्ता आपको दुर्गम दिखता जरूर है
परंतु उस पर चलने का एक अलग मजा होता है और वो जिस मंजिल तक ले जाता है उस मंजिल पर पहुंचने का एक अलग सुकून होता है। तो यही बात समझाई गई है कि जिंदगी में दो सड़कें हैं और हमने उस सड़क को चुना जो हमको ज्यादा महफूज लगी और महफूज के ऊपर हम चले तो हुआ क्या, ये जो अंतर आ गया है उस छोटी सी भूल ने ला दिया बड़ा अंतर। और वो जो छोटी सी भूल हमने जिंदगी में की थी उस छोटी सी भूल के कारण आज जीवन में क्या आ गया है, एक गजब का अंतर आ गया है। अंतर से मतलब है कि हम पिछड़ गए हैं। अगर उस रास्ते को चुना होता तो कुछ और बात होती। ओके, तो यह समझे बच्चों आप, दिस इज द शेपर ऑफ द टू रोड्स। ये उदाहरण भी क्लियर हो गया है। एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है इसी का। कभी कभी बच्चों ऑफ द टू का प्रयोग ऐसा नहीं है कि बाद में होता, कभी कभी पहले भी हो जाता। अंतिम उदाहरण दूंगा और बात समाप्त करूंगा। देखो ऑफ द, ये ऑफ में बच्चों जो ओ मैंने छोटा लिख दिया है, ये छोटा नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि वाक्य की शुरुआत होगी तो ये इतना बढ़ाएगा। ऐसे लिखो, ऑफ द टू फिल्म्स, ऑफ द टू फिल्म्स इन विच he starred, of the two films in which he starred, यानी वो जो दो फिल्में जिनके अंदर उसने एक स्टार के रूप में अभिनय किया है। ये देखो स्टार का प्रयोग बच्चों मैंने यहां वर्ब के सेंस में किया है। of the two films in which he starred, I think, मैं सोचता हूं, the first, अब बच्चों तुलना दो के बीच में हो रही है तो द फर्स्ट इज बेटर, या बेस्ट तो आएगा नहीं, लेकिन बच्चों इसके पहले द भी आएगा। वजह क्या है, वजह बच्चों ये है ऑफ द टू। ऑफ द टू आ रहा है इसलिए आपको कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग भी करना पड़ेगा। निष्कर्ष समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष बच्चों इतना सा है, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू शब्द का प्रयोग हुआ है, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू शब्द समूह का प्रयोग हुआ है तो सीडी से पहले देन का प्रयोग होगा, लिखना पड़ेगा। लिखो बच्चों, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू शब्द समूह का प्रयोग हुआ है, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू शब्द समूह का प्रयोग हुआ है तो सीडी से पहले, तो सीडी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ओके बच्चों, ये नियम भी समाप्त हो गया है। यह है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री की स्थिति। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप समझ गए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है, कभी कभी टू भी आता है, और कंपैरेटिव डिग्री के और देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। अगर किसी वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री को एंड या किसी अन्य कंजंक्शन से जोड़ के साथ साथ प्रयोग किया है तो देन तथा टू दोनों को अलग अलग मेंशन करना जरूरी होता है। और ये भी बताया जी, अगर कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में ऑफ द टू शब्द समूह का प्रयोग हुआ है तो सीडी से पहले बच्चों आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ओके, आइए देखो बच्चों, इसके बाद में आगे वाला नियम लिखेंगे आप, अदर। अंडरलाइन करो बच्चों इसको, अदर को, और सेंटेंस से अपनी बात समझने की कोशिश करना। देखो आप, पहला सेंटेंस, पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी ऑफ यूरोप। दूसरा सेंटेंस, पेरिस इज
more beautiful than all city of Europe. तीसरा सेंटेंस, Paris is more beautiful than any city of Asia. और अंतिम सेंटेंस, Paris is more beautiful than all city of Asia. उतारो बच्चों, चारों सेंटेंसेस को उतारो और आप समझो कि क्या समझानी है बात मुझे। हाँ तो बच्चों देखो, 4 सेंटेंसेस आर देयर रिटन ऑन द बोर्ड। बोर्ड के ऊपर हमने 4 वाक्य लिखे हैं। पहला सेंटेंस है, पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी ऑफ यूरोप। मतलब समझ गए होंगे आप कि पेरिस यूरोप के किसी भी शहर से अधिक खूबसूरत है। दूसरा वाक्य है, पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल सिटी ऑफ यूरोप। इसका मतलब यह हुआ कि पेरिस यूरोप के सभी शहरों से अधिक खूबसूरत है। और तीसरा सेंटेंस है, पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी ऑफ एशिया। पेरिस एशिया के किसी भी शहर से अधिक खूबसूरत है। और अंतिम सेंटेंस है, पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल सिटी ऑफ एशिया। तो ये बच्चों चारों सेंटेंस है ना, इन चारों में ही ये चारों ही वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो बच्चों इनमें कहा अशुद्धि है, कैसे आप इन वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं, इस बात के ऊपर आपको विचार करना है। और जो सही वाक्य हैं वो मैं आपको बताऊंगा, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। देखो बच्चों, पहला सेंटेंस दिया हमने आपको। इन 4 में आपको बच्चों पहले तो 2 करेक्शन दूसरे बताता हूं मैं। आप अच्छे से जानते हैं कि एनी के बाद जो नाउन आएगा वह तो सिंगुलर होगा, इसलिए पहला सेंटेंस तो एनी सिटी तो बिल्कुल सही है। परंतु दूसरे वाक्य में बच्चों ऑल आ रहा है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑल के बाद में कभी भी सिटी नहीं आ सकता। क्या आना चाहिए? सिटी जाना चाहिए। ऑल के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है अगर काउंटेबल है तो। इज इट क्लियर? जैसे मैं आपको कहता हूं, ऑल स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी, सभी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं। तो आपने देखा बच्चों, ऑल के बाद मैंने स्टूडेंट नहीं बोला, मैंने स्टूडेंट्स बोला। एक हमारा सदाबहार प्रिय वाक्य है कि ऑल इंडियन आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ऑल इंडियन नहीं बच्चों, ऑल इंडियंस बोलना चाहिए, क्योंकि ऑल के ठीक बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो दैट शैल ऑलवेज बी यूज्ड इन इट्स प्लूरल फॉर्म। इसे सदैव अपने प्लूरल फॉर्म या अपने बहुवचनीय रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये करेक्शन समझ में आ गया। तीसरे में देखो, पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी ऑफ एशिया, ये ठीक है। लेकिन चौथे वाले में देखो, पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल सिटी नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा? सिटी जाएगा। ये तो बच्चों माइनर करेक्शन है, लेकिन इसमें मेजर करेक्शन और है जो भी मुझे समझाना आपको। आप ये बताइए मुझे कि जब मैं ये कहता हूं कि पेरिस यूरोप के किसी भी अन्य शहर से अधिक खूबसूरत है। अब देखो बच्चों, ये पेरिस है और ये यूरोप है। अब आप यूरोप के अंदर जैसे मान लो 4-5 शहर मान लेते हो, कई हैं, पर जैसे एक तो हमने लंदन मान लिया है ना, एक हमने टोक्यो मान लिया है, एक हमने बर्लिन मान लिया है, एक हमने रोम मान लिया है और एक हमने पेरिस मान लिया। और बात को समझने की कोशिश करना जो चीज मैं समझा रहा हूं। यहां बच्चों अगर मैं आपको यह कहता हूं कि पेरिस यूरोप के किसी भी शहर से अधिक खूबसूरत है, तो आप ये बताओ कि पेरिस रोम से अधिक खूबसूरत है? कट हो गया। पेरिस टोक्यो से अधिक खूबसूरत है? यह भी कट हो गया। पेरिस बर्लिन से अधिक खूबसूरत है? यह भी कट हो गया। और पेरिस लंदन से अधिक खूबसूरत है? यह भी कट हो गया। अब पेरिस बच गया। तो क्या पेरिस पेरिस से भी सुंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए यह वाक्य कहना बिल्कुल गलत होगा कि पेरिस यूरोप के किसी भी शहर से अधिक खूबसूरत है। यह कहना पड़ेगा कि पेरिस
यूरोप के किसी भी अदर सिटी, मेरा मतलब अन्य शहर से हैं, इसको पेरिस को तो बाहर निकालो। अगर आपने पेरिस को बाहर नहीं निकाला तो कंपैरिजन पेरिस और पेरिस के बीच में जाएगी, और आप जानते हैं कि पेरिस पेरिस से खूबसूरत नहीं हो सकता है। इसलिए मैं समझाना चाहता हूं कि सब्जेक्ट की जिससे तुलना हो रही है, मेरा मतलब यह है कि सब्जेक्ट की जिससे तुलना हो रही है, अगर वह उसमें शामिल है तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सक्लूड करने के लिए देन के ठीक बाद, जैसे देन आ रहा ना, तो देन के ठीक बाद बच्चों आपको अदर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर शामिल है तो, नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये कहा कि पेरिस एशिया के किसी भी शहर से अधिक खूबसूरत है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, और यह अदर का प्रयोग करने की इसलिए जरूरत नहीं है। पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी ऑफ एशिया, क्योंकि पेरिस एशिया में शामिल नहीं है, और ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब पेरिस और पेरिस की तुलना होगी, क्योंकि एशिया में तो पेरिस है ही नहीं, या अदर लगाने की आवश्यकता नहीं है। पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी ऑफ एशिया, बिल्कुल ठीक, लेकिन पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी ऑफ यूरोप नहीं, एनी अदर सिटी ऑफ यूरोप बोलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहता हूं जी आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, नहीं बच्चों एनी अदर मेटल, क्योंकि मेटल में आयरन भी शामिल है, क्योंकि मेटल में आयरन भी शामिल है। यहां आपको जो समझाने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि सब्जेक्ट को जिससे कंपेयर किया जा रहा है, सब्जेक्ट की जिससे तुलना की जा रही है, अगर वो उसमें शामिल है तो उसे एक्सक्लूड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देन के ठीक बाद अदर लगाना चाहिए, और शामिल नहीं है तो नहीं लगाना चाहिए। देखो बच्चों कैसे करेक्शन होगा, पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी, ये गलत है बच्चों, देन के बाद नहीं आएगा, एनी के बाद आएगा, यह आएगा, ठीक है। पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी ऑफ यूरोप, ये बिल्कुल ठीक है। पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल, या बच्चों इस जगह आएगा अदर, ऑल अदर और सिटीज ऑफ यूरोप। पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी ऑफ एशिया, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एशिया के अंदर तो पेरिस शामिल नहीं है। और पेरिस इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल सिटीज ऑफ एशिया, ये वाक्य भी बच्चों बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि इसमें भी क्या है, शामिल नहीं है। तो नियम क्या बना, जो नियम बना वो मैं लिखवाता हूं, उस नियम को बच्चों आप लिखेंगे। देखो बच्चों लिखो, सब्जेक्ट की जिससे तुलना हो रही है, सब्जेक्ट की जिससे तुलना हो रही है, अगर वह उसमें शामिल है, अगर वह उसमें शामिल है तो उसे एक्सक्लूड का मतलब होता है बच्चों अलग करना, और इंक्लूड यानी शामिल करना होता है। तो उसे एक्सक्लूड करने के लिए एनी या ऑल के बाद, के ठीक बाद अदर का प्रयोग करना चाहिए। आइए लिखो बच्चों, अगर शामिल नहीं है तो नहीं करना चाहिए, अगर शामिल नहीं है तो अगर शामिल नहीं है तो नहीं करना चाहिए, अगर शामिल नहीं है तो नहीं करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? उतारो, मैं बोल के एक बार लिखवा देता हूं, कहीं कोई मिस्टेक है तो। सब्जेक्ट की जिससे तुलना हो रही है, अगर वह उसमें शामिल है तो उसे एक्सक्लूड करने के लिए एनी या ऑल के ठीक बाद अदर का प्रयोग करना चाहिए, अगर शामिल नहीं है तो नहीं करना चाहिए। एक बात और सुनो बच्चों, इधर देखो, एनी अदर आ रहा है, एनी अदर तो प्लस कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन बच्चों अगर ऑल अदर आ रहा है,
ऑल अदर आ रहा है तो कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। ये समझ में आ गया बच्चों? ओके। और लगभग जो अंतिम नियम है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं बचता। अंतिम नियम है बच्चों, लिखेंगे आप लोग सुपर मैजिक। यह है सुपर मैजिक, यह अंतिम नियम है। अब आप ये पूछेंगे कि ये सुपर मैजिक अंतिम नियम कैसे हैं? ये बताता हूं मैं आपको। ये बच्चों इस प्रकार से अंतिम नियम है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखना आप, एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको। गांधी जी हैड द मोस्ट यूनिक पर्सनैलिटी। ओके, दूसरा सेंटेंस, आवर फ्रीडम फाइटर्स, आवर फ्रीडम फाइटर्स यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मेड देयर आवर फ्रीडम फाइटर्स मेड देयर मोस्ट सुप्रीम sacrifice to see the great mother free। ओके बच्चों, और आगे बढ़ो। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर एस माने सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। जानते हो बच्चों राधा कृष्णन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन वाज द मोस्ट आइडियल टीचर। समझ गए? जिनकी याद में 5 सितंबर को आप लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। वो कौन थे? वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ठीक है, जिन्होंने अपने जीवन के, अपने करियर की शुरुआत कहां से की थी? उन्होंने अपने जीवन में अपने करियर की शुरुआत एक अध्यापक के रूप में की थी। और बच्चों, अध्यापक के पद को छोड़ करके धीरे धीरे वो देश के उपराष्ट्रपति बने, बाद में देश के राष्ट्रपति बने, फिलॉसफी के बहुत अच्छे विद्वान थे। परंतु बच्चों, उन्होंने ये कहा कि आज मैं जिस पद पर भी हूं, जिस मुकाम पर हूं, इस सब का क्रेडिट, इस सब का श्रेय मैं किसको देता हूं? इस सब का श्रेय मैं अपने टीचर्स को देता हूं, अपने गुरुजनों को देता हूं। वो अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करते थे और इसीलिए उनका जो बर्थडे है, उनका जो जन्मदिन है, उसे हम उस रूप में नहीं मनाते हैं, बल्कि हम उसे टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ऐसा सम्मान था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के मन में अपने गुरुओं के प्रति, और ऐसा ही सम्मान होना चाहिए हम सभी के मन में अपने गुरुजनों के प्रति। ओके बच्चों, तो देखना पड़ेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द मोस्ट आइडियल टीचर। और एक सेंटेंस और लिखा देता हूं, ये तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं, पर मैं तो शॉर्ट में लिखा देता हूं। लिखो, विराट कोहली इज द मोस्ट एक्सीलेंट क्रिकेटर। विराट कोहली इज द मोस्ट एक्सीलेंट क्रिकेटर। बच्चों, बोर्ड की तरफ देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उस बात को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। गांधी जी हैड द मोस्ट यूनिक पर्सनैलिटी। यूनिक माने होता है बच्चों, गांधी जी का अनूठा व्यक्तित्व था। गांधी जी का अनूठा व्यक्तित्व था, और जिसका बच्चों अनूठा व्यक्तित्व होता है, अनोखा व्यक्तित्व होता है, वो तो अनोखा ही होता है, क्या कम और क्या ज्यादा। तो मेरा मतलब यह है कि इसके पहले आपने जो द मोस्ट लगाया वो गलत है, आपको इसके पहले केवल ए का प्रयोग करना पड़ेगा। गांधी जी हैड ए यूनिक पर्सनैलिटी, गांधी जी का एक अनोखा व्यक्तित्व था। बच्चों,
और एक शब्द और लिख सकते हैं बच्चों, मिस्टर सैम इज ए, आपको दिया जाएगा इज, मैंने दिया इज द मोस्ट डायनामिक, इज द मोस्ट डायनामिक टीचर। ठीक है बच्चों, वो सबसे अधिक गत्यात्मक अध्यापक हैं, ऐसा जो है हमने सेंटेंस दे दिया आपको। तो देखो बच्चों, पहला सेंटेंस करेक्शन हो गया, आवर फ्रीडम फाइटर्स मेड देयर मोस्ट सुप्रीम सेक्रीफाइस टू सी भी लिखना पड़ेगा बच्चों, यानी को टू सी द ग्रेट मदर फ्री, यानी हमारी भारत माता को आजाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया, अपना जो है सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। सुप्रीम सेक्रीफाइस का मतलब ये हुआ बच्चों कि उन्होंने अपना बलिदान किया। तो यहां करेक्शन कहां होगा, देखो बच्चों, ये जो मोस्ट आया है ये बिल्कुल गलत आया है, पर आपको लिखना पड़ेगा आवर फ्रीडम फाइटर मेड देयर सुप्रीम। मोस्ट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम तो सर्वोच्च है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। आइए वाला सेंटेंस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द मोस्ट आइडियल टीचर। आदर्श में बच्चों आदर्श कम ज्यादा नहीं होता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन सबसे अधिक आदर्श अध्यापक थे, ऐसा नहीं है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक आदर्श अध्यापक थे, इतना ही कहना काफी होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, द मोस्ट को हटा करके एन का प्रयोग करना पड़ेगा। और विराट कोहली इज द मोस्ट एक्सीलेंट क्रिकेटर, विराट कोहली इज द मोस्ट एक्सीलेंट क्रिकेटर, यानी सबसे अच्छे क्रिकेटर हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, आउटस्टैंडिंग। अगर ऐसा है तो उसके आगे द मोस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु क्या करना चाहिए, एन का प्रयोग करो। विराट कोहली इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। मैं समझाना चाहता हूं कि इन शब्दों की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। और अंतिम सेंटेंस, मिस्टर सैम इज द मोस्ट डायनामिक टीचर। यहां बच्चों आपको क्या है, जो डायनामिक शब्द है इसके पहले ये जो द मोस्ट है इसको हटाए क्या करोगे, ए का प्रयोग करोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ शब्द है हमारे पास में, जैसे आपको बताया सुप्रीम, यूनिक, और पी का मतलब क्या होगा बच्चों, परफेक्ट। उसी तरीके से ई का मतलब एक्सीलेंट, आर का मतलब हो जाएगा राउंड, ये टेबल गोल है, किसी ने कहा साहब सबसे गोल है, तो गोल ही है, यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप अगर आता है तो बच्चों वो जैसा वैसा होता है, उसकी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनानी चाहिए। आइए बढ़ाएंगे हम। एम का मतलब जैसे बच्चों मैक्सिमम है, मैक्सिमम या मिनिमम या मेजर, ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, ए का मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ओके। जी का मतलब लिख सकते हैं आप ज्योमेट्रिकल शेप्स या गोल्डन, और आई का मतलब आइडियल बताया आपको, और सी का मतलब होता है बच्चों चीफ। दिस इज द मोस्ट चीफ रीजन, नहीं ऐसे बोलना चाहिए, दिस इज द चीफ रीजन बिहाइंड दिस, इस बात के पीछे जो है ये सबसे मुख्य कारण है। तो इस तरीके से बच्चों ये टॉपिक है ना, ये आपको पूरी तरह से शुरू से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से यथाशक्ति मैंने क्लियर कर दिया है। तो आज की बात यही समाप्त, और बच्चों आगे वाली क्लास